In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher, Umar Manzoor, and I'm going to deliver an MDCAT lecture number 4. Students, this lecture is related to the unit current electricity. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ जिसको बोला जाता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट वी विल डिस्कस मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हम किरचॉफ्स रूल्स जो हैं, इसमें दो रूल्स डिस्कस करेंगे, किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल. और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज रूल की. और लास्ट पे डिस्कस करेंगे पास पेपर एमसीक्यूज और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से. और फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इट इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन. अब अगर स्टूडेंट्स बात की जाए पावर बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन पावर किसके बराबर होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, या इसको बोला जाता है एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम. ये हमारे पास बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पावर आ गई या पावर आ गई. अब अगर बात की जाए इस वर्क डन या एनर्जी की, तो एनर्जी और वर्क को अगर हम रिप्लेस करना चाहें, हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेशन होता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज. तो यहां से अगर वर्क की जगह पे एनर्जी भी पुट किया जा सकता है. इसको अगर रिप्लेस किया जाए तो डेल्टा क्यू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इनकी जगह पे आ जाएगा V इंटू डेल्टा क्यू और डिवाइडेड बाय आ जाएगा T. अब यहां पे ये हमारे पास क्या है, इट बिकम्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू द करंट. तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो सप्लाई करती है बैटरी या सेल टू अ यूनिट कूलम चार्ज, वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई. V क्या होगा, सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, इट इज द करंट पासिंग. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्किट है स्टूडेंट्स, ये डेल्टा क्यू चार्ज सर्किट में से रेजिस्टर में से पास करके बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल पे आता है. बैटरी इस चार्ज को जो है दोबारा से पॉजिटिव टर्मिनल पे भेजेगी और सर्किट के अंदर दोबारा से जो है वो चार्ज मूव करेगा. अब इस दौरान में बैटरी जो भी वर्क करेगी या एनर्जी सप्लाई करेगी, उस चार्ज को वो वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होगा वो पावर के बराबर होगा. और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है V इंटू आई. तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिकल पावर का एक फॉर्मूला. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहां से एनर्जी को सेपरेट करें, तो एनर्जी हमारे पास यहां से बराबर आएगी, एनर्जी इज इक्वल्स टू ये पावर के साथ जाके टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इंटू टी आ जाएगा. ये भी न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में फॉर्मूला जो है वो आपको न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव की एमसीक्यूज में सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है. यहां पे स्टूडेंट्स अगर P की जगह पे हम पुट कर दें VI, तो हमारे पास एनर्जी का एक और रिलेशन बन जाएगा, इट विल बी VI इंटू टी. V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट और I क्या है, करंट, और T क्या है, इट इज द टाइम, जिस टाइम के लिए कोई पर्टिकुलर चार्ज सर्किट में से पास कर रहा है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे V को अगर रिप्लेस किया जाए ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR से, तो हमारे पास एक और रिलेशन बनेगा I स्क्वायर R इंटू टी. ये जो एनर्जी का रिलेशन बना है ये हम यूज करते हैं हीट की कैलकुलेशन में भी, जो कि क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं. बहरहाल ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये फाइंड करना हो कि एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी डिसिपेटेड बाय द चार्ज इन एन एक्सटर्नल सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस थी, तो वो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, ये वाला फॉर्मूला हमें पावर की वैल्यू देता है. एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली हम VIT भी यूज कर सकते हैं, I स्क्वायर R इंटू टी भी यूज कर सकते हैं. ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है इसको जॉल्स लॉ भी बोला जाता है. और ये हीटिंग इफेक्ट को या एनर्जी जो कंडक्टर को हीट करती है जबकि करंट पास करता है उसमें से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए यही इलेक्ट्रिकल पावर के कुछ और रिलेशंस की, पावर किसके बराबर है, VI के. VI में V की जगह पे IR पुट किया जाए तो पावर का एक और फॉर्मूला बन सकता है I स्क्वायर इंटू R. और यहीं पे अगर हम I को रिप्लेस करेंगे V ओवर R के साथ ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पावर का एक और फॉर्मूला बन सकता है V स्क्वायर ओवर R. तो ये तीनों पावर के जो फॉर्मूला हैं स्टूडेंट्स, इनके बारे में याद रखिएगा, ये यूज किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, जो कि यहाँ पे क्या है, एक बैटरी या सेल होगा. और दूसरी बात,
यही वाले फॉर्मूला यूज किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन जो सर्किट के अंदर हो रही है। लेकिन ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो किन पर्टिकुलर सिचुएशंस में देंगे, या यूं कह लें कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को अगर आसान करना हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो तीनों फॉर्मूलाइज जो हैं वो डिफरेंट मैनर में बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस फॉर्मूले की बात की जाए V into I, ये वाला फॉर्मूला जो है इट इज बेस्ट टू फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमें इलेक्ट्रिकल पावर जो सोर्स सप्लाई करता है एक्सटर्नल सर्किट में उसकी वैल्यू फाइंड करने में बेस्ट हेल्प करेगा। मतलब यहाँ पे मुराद क्या है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जो है वो स्पीड से होगी इस वाले फॉर्मूले को यूज करके अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए I स्क्वायर R वाले फॉर्मूले की, दिस इज बेस्ट टू फाइंड द पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद अदर रेजिस्टर्स। अगर 2, 3, 4 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, तो किसी एक रेजिस्टर में अगर पावर डिसिपेशन निकालनी है सीरीज सर्किट के अंदर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्विक रिजल्ट्स देता है वो क्या है, I स्क्वायर इंटू R। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज करेंगे। V स्क्वायर ओवर R वाला फॉर्मूला जो है इट इज बेस्ट टू फाइंड द पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अदर रेजिस्टर्स। मींस टू से V स्क्वायर ओवर R वाला फॉर्मूला हमें पावर डिसिपेशन किसी कंपोनेंट की फाइंड करने में हेल्प करेगा जबकि कंपोनेंट्स क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात नोट कर लीजिएगा, ऑल दीज फॉर्मूलाई कैन बी यूज फॉर एनी सिचुएशन या एनी कॉम्बिनेशन। मींस टू से ये वाला फॉर्मूला सीरीज में भी अप्लाई किया जा सकता है, ये फॉर्मूला पैरेलल में भी अप्लाई किया जा सकता है, और इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन हमने ये वाली जो पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं, ये पॉसिबिलिटीज क्या हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को स्पीड अप करने के लिए हैं कि अगर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स के लिए यूज करेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन से रिलेटेड चंद एक फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यूज अगर फाइंड करने के लिए पॉसिबल फॉर्मूलाई की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो अगर पावर की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास ये तीन रिलेशंस हैं स्टूडेंट्स जो कि हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो करंट के लिए ये वाले तीन रिलेशंस हम यूज किया करेंगे डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल जो है वो टाइप एमसीक्यूज में डेटा कौन सा गिवन है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो है वो ये तीन रिलेशंस हम यूज करेंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो ये तीन रिलेशंस यूज करें। तो ये आपको सारे के सारे रिलेशंस जो हैं वो आने चाहिए। न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज के लिए ये वाले रिलेशंस आपको हेल्प करेंगे। अब ये रिलेशंस बने कैसे हैं, एक तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन पावर के फॉर्मूलाई को यूज करके बने हैं, उसके अलावा हमारे पास ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I इंटू R उसको यूज करके ये सारे रिलेशंस बने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक आता है इसी टॉपिक के अंदर दैट इज रेटेड पावर। अब रेटेड पावर से मुराद क्या है, रेटेड पावर से मुराद फॉर एग्जांपल हम एक बल्ब जो है वो परचेज करते हैं, फिलामेंट बल्ब, लेट्स से उस बल्ब के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट। अब वो जो 100 वॉट पावर की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द रेटेड पावर ऑफ द बल्ब। अब वो रेटेड पावर जो है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है, इट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू V स्क्वायर ओवर R वाले फॉर्मूले से। मींस टू से जब कंपोनेंट्स को डिजाइन किया जा रहा होता है तो उनको एज्यूम किया जाता है कि सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, पैरेलल फैशन में कनेक्टेड हैं, और ये बात ट्रू इस सेंस में भी है कि हमारी होम अप्लायंसेस में अगर बात की जाए तो सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, पैरेलल फैशन में कनेक्टेड होते हैं। अब पावर इस फॉर्मूले से क्यों डिजाइन होती है, उसकी वजह यह है कि होम अप्लायंसेस में सारे कंपोनेंट्स चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में जब कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे तो उनको एक पर्टिकुलर रेटेड वोल्टेज मिलेगा। इस फॉर्मूले में जो V है इट इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज। अब आमतौर पे अगर हम होम अप्लायंसेस में बात करें वो रेटेड वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिवाइडेड बाय ये R क्या है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये होगा कि 100 वॉट वाला बल्ब जो है वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा अगर उसको रेटेड वोल्टेज, फॉर एग्जांपल अगर होम अप्लायंसेस की बात की जाए तो 220 वोल्ट रेटेड वोल्टेज दिए जाएं और उस पर्टिकुलर रेटेड वोल्टेज के ऊपर वो पावर कंज्यूम करेगा इक्वल्स टू 100 वॉट। और R यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट जब उसको रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट किया जा रहा होगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर इसी फॉर्मूले से और रिलेशन की बात की जाए, हमारे पास रेटेड पावर और रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट का रिलेशन फिर क्या बनता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट का रिलेशन बनता है इनवर्स। इसका मतलब यह है कि जिस कंपोनेंट की रेटेड पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो बल्ब्स हैं, एक 50 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, तो जिस बल्ब की रेटेड पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। मींस टू से अगर 100 वॉट और 50 वॉट में से रेजिस्टेंस ज्यादा या कम का डिसाइड करना हो तो 100 वॉट की पावर रेटेड ज्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो ये भी आपको यहाँ पे एमसीक्यू पर्सपेक्टिव में पता होना चाहिए। और यहीं से अगर हम दो कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंसेस की रेशियो निकालना चाहें जबकि उनकी रेटेड पावर्स हमें गिवन हो, तो वी कैन फाइंड R1 over R2 इज इक्वल्स टू इनवर्स रेशियो ऑफ द रेटेड पावर्स। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट? इन ऑर्डर टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू कंपोनेंट्स। यहां पे स्टूडेंट्स एक और चीज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं। होम अप्लायंसेस के अंदर याद रखिएगा सारे के सारे कंपोनेंट्स किस फैशन में कनेक्टेड होते हैं? दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल फैशन। और पैरेलल फैशन के अंदर जब कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं वो अपने रेटेड जो पावर होती है उसी पावर के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। मींस अगर कंपोनेंट कोई 100 वॉट का है तो वो 100 वॉट पावर ही कंज्यूम कर रहा होता है, जबकि उसको अप्लाइड वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज कौन से दिए जाएं? रेटेड वाले दिए जाएं। मींस 220 वोल्ट अगर होम अप्लायंसेस की बात की जाए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन के पर्सपेक्टिव में ही एक और सब टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। आज इस टॉपिक को जो है इन डिटेल डिस्कस करते हैं सो दैट सारी की सारी जो कंफ्यूजन्स हैं वो सारी की सारी कंफ्यूजन्स एलिमिनेट की जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशंस हैं बल्ब्स के, सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे बल्ब्स एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, इसमें तीन बल्ब्स कनेक्टेड हैं, 50 वॉट, 100 वॉट और 150 वॉट। टोटल इनके अक्रॉस जो सप्लाइड वोल्टेज है वो V वोल्ट के बराबर है। अब स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए ये वाला V वोल्ट जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कहां कहां ड्रॉप होगा? कुछ इसको मिल जाएगा, लेट्स से वो V1 है, कुछ इसको मिल जाएगा दैट इज V2, और कुछ इस थर्ड वाले बल्ब को मिल जाएगा, लेट्स से दैट इज व्हाट? दैट इज V3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर करंट की बात की जाए तो हमें पता है सीरीज सर्किट के अंदर करंट क्या होता है? सारे कंपोनेंट्स का सेम होता है और वो करंट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू द करंट जो कि बैटरी या सोर्स से क्या है? ड्रॉ हो रहा होता है। तो ये हमारे पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स। अब यहां पे हम डिसाइड ये करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम में हमारा टास्क ये है, वी वांट टू फाइंड के कौन से वाला बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा या कौन से वाला बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन से वाला जो है वो डिम ग्लो करेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम जो है वो एक दो स्टेप्स जो है वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंसेस। ये जितने बल्ब्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड हैं इनकी रेजिस्टेंसेस के दरमियान क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी रेजिस्टेंसेस के दरमियान रिलेशन आपने फाइंड करना हो आपने वही रिलेशन यूज करना है जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि रेटेड पावर जो होती है, ये जो गिवन पावर्स हैं ये क्या है? रेटेड पावर्स है। रेटेड पावर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट। इसका मतलब है जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? सबसे कम होगी, और जिसकी रेटेड पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगी। अगर इस रिलेशन को फॉलो किया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा? रेजिस्टेंस ऑफ 50 वॉट बल्ब सबसे ज्यादा आएगी, उससे कम 100 वॉट की आएगी और सबसे कम किसकी आएगी? 150 वॉट की। यहाँ पे क्या है? इट इज 150 वॉट। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंसेस के दरमियान रिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इट इज फाइंडिंग पावर डिसिपेशन। मींस टू से ये बल्ब कितनी पावर डिसिपेट करेगा, ये कितनी पावर डिसिपेट करेगा, ये कितनी पावर डिसिपेट करेगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब कंपोनेंट्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हों तो उनकी पावर डिसिपेशन जो होती है याद रखिएगा इट इज नॉट इक्वल्स टू द रेटेड पावर ऑफ द कंपोनेंट। तो सीरीज सर्किट के अंदर ये वाली चीज याद रखिएगा कि हमारे पास जो रेटेड पावर होती है इट इज नॉट इक्वल्स टू द पावर डिसिपेशन। तो इसका मतलब है ये वाला जो बल्ब 50 वॉट का है ये इस सर्किट के अंदर 50 वॉट पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो अगला फिर पॉइंट आता है कि कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा। तो पावर डिसिपेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम यूज करेंगे फॉर्मूला पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। अब ये वाला फॉर्मूला हमने कहा था कि हम यूज करेंगे जब कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हमें क्या करेगा?
सबसे क्विकली रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब इस फॉर्मूले में देखिएगा, अगर हम फाइंड करना चाहें पावर डिसिपेटेड बाय दिस कंपोनेंट तो सिंपली इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर हम दूसरे कंपोनेंट की पावर डिसिपेटेड फाइंड करना चाहेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, और सिमिलरली थर्ड के लिए भी क्या आ जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। इस वाले फॉर्मूले के अंदर आई क्या है, इट इज द करंट जो पास कर रहा है तीनों कंपोनेंट्स में से, और तीनों में से क्या करंट पास कर रहा है, इट इज द सेम करंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर इस फॉर्मूले से हम रिजल्ट देखें पावर डिसिपेशन बाय एनी कंपोनेंट और रेजिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट, तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पावर डिसिपेशन वो वाला कंपोनेंट ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा जो कंपोनेंट क्या है, ज्यादा रेजिस्टेंस पोजेस करेगा। अब रेजिस्टेंसेस का हम यहाँ पे जो है वो ऑर्डर बना चुके हैं। 50 वॉट सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, तो इसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 50 वॉट की चूंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो उसकी पावर जो डिसिपेशन होगी वो भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और 150 वॉट वाला जो बल्ब होगा उसकी चूंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है तो उसकी पावर डिसिपेशन भी क्या आएगी, सबसे कम आएगी। तो पावर डिसिपेशन के दरमियान फिर क्या रिलेशन बना, P50 वॉट इज ग्रेटर देन P100 वॉट, इट इज ग्रेटर देन P150 वॉट। यहां पे क्या है, इट इज 150 वॉट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन पावर डिसिपेशंस। अब नेक्स्ट हमने डिसाइड करना था कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, तो यहां पे नेक्स्ट याद रखिएगा, ब्राइटनेस का रिलेशन पावर डिसिपेशन के साथ हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट है। चाहे कॉम्बिनेशन सीरीज की बात करें चाहे पैरेलल की बात करें, ब्राइटनेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर डिसिपेटेड बाय अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब किस कंपोनेंट ने यहां पे पावर ज्यादा कंज्यूम की, इट इज द बल्ब विद द स्मॉलेस्ट रेटेड पावर। P50 वॉट चुके क्या आया था, ग्रेटर आया था 100 वॉट से, और 100 वॉट की पावर जो डिसिपेशन थी वो 150 वॉट से ज्यादा आई थी। तो इसका मतलब होगा ब्राइटनेस भी किसकी सबसे ज्यादा होगी, 50 वॉट वाले बल्ब की ब्राइटनेस जो है वो सबसे ज्यादा होगी, उससे कम ब्राइटनेस जो है 100 वॉट वाले बल्ब की होगी, और सबसे कम ब्राइटनेस जो है वो किसकी होगी, इट विल बी ऑफ दैट ऑफ 150 वॉट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट बन गया। इसका मतलब है हमारे पास फिर सीरीज के अंदर अगर नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्ट किए जाए तो किस बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, जिसकी रेटेड पावर क्या है, इट इज स्मॉलर इन नंबर। तो इसका शॉर्टकट यहां पे बना लेते हैं। हर दफा जो है ये वाला जो दो स्टेप्स हैं इनको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, फर्दर ऑन जब भी एमसीक्यूज आएगा आप ये शॉर्टकट याद कर लें। शॉर्टकट क्या है, S into S मीन्स टू से S फॉर स्मॉलर, S मीन्स स्मॉलर रेटेड पावर, और S फॉर सीरीज। इसका मतलब शॉर्टकट SS जो है इसमें क्या आ रहा है, स्मॉलर रेटेड पावर वाला जो बल्ब होगा स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वो क्या देगा हमें, ब्राइटनेस जो है वो सबसे ज्यादा देगा। तो ये आप शॉर्टकट यहां पे याद कर सकते हैं, याद रखने के लिए कि सीरीज सर्किट के अंदर कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटनेस देगा, कौन सा कम ब्राइटनेस देगा। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास ब्राइटनेस के हवाले से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए करंट्स, इन कंपोनेंट्स में से पास होने वाला करंट उनकी रेशो की बात की जाए तो चूंकि करंट सेम है तो रेशो ऑफ द करंट्स हमारे पास क्या आएगी, इट विल बी 1:1:1। तो सारे कंपोनेंट्स का सेम करंट तो रेशो में क्या आएगी, करंट्स की रेशो 1 आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर वोल्टेजेस की बात की जाए, इसका वोल्टेज, इसका और इसका वोल्टेज बाय ओहम्स लॉ ये किसके बराबर होगा, I into R1, ये होगा I into R2 और ये होगा I into R3। अब सारों की जब रेशो लेंगे तो हमारे पास करंट कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेजेस की रेशो बराबर आएगी रेजिस्टेंसेस की रेशो के। तो इसका मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए हमारे पास क्या है, एडिंग बल्ब इन द सीरीज। यहां पे 3 बल्ब कनेक्टेड हैं, हम एक और 4th बल्ब यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दें, 5th बल्ब यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दें सीरीज में ही रहते हुए। तो याद रखिएगा जब सीरीज के अंदर नंबर ऑफ बल्ब्स की तादाद बढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो क्या है, पहले से इंक्रीज हो जाएगी। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की पहले से इंक्रीज होगी तो टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर टोटल करंट बैटरी से कम होगा तो किसी भी बल्ब ने जो पावर डिसिपेट करनी है, पावर डिसिपेटेड बाय एनी कंपोनेंट, पावर डिसिपेटेड बाय एनी कंपोनेंट का फॉर्मूला I²R ही यहां पे यूज करेंगे। अब यहां पे R क्या है, इट इज नॉट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम चूंकि फाइंड कर रहे हैं पावर डिसिपेटेड बाय एनी कंपोनेंट या एनी बल्ब,
तो यहाँ पे क्या मतलब होगा, ये रेजिस्टेंस होगी किसी भी बल्ब की। अगर 50 वॉट की लेट से बात करते हैं तो 50 वॉट की रेजिस्टेंस प्रीवियस सिचुएशन में जो थी, नंबर ऑफ बल्ब्स ऐड करने पे भी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो उतनी ही रहेगी, उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हुआ ये वैल्यू अगर सेम है तो पावर डिसिपेटेड बाय एनी बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और आई क्या है, ये वही करंट है जो सोर्स से ड्रॉ हो रहा है, बैटरी से ड्रॉ हो रहा है। और बैटरी से ड्रॉ होने वाला करंट चूंकि डिक्रीज कर गया, तो करंट के डिक्रीज करने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, पावर का स्टेटस, पावर डिसिपेटेड बाय एनी कंपोनेंट क्या हो जाएगी, वो पहले से डिक्रीज कर जाएगी। अगर पावर डिक्रीज करेगी किसी भी कंपोनेंट की, तो इसका मतलब है उसकी ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है, सीरीज के अंदर नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाने से क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ ऑलरेडी कनेक्टेड बल्ब्स जो है उनकी वैल्यू क्या होगी, ब्राइटनेस की कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ब्राइटनेस के दरमियान रिलेशन उसी तरह से होल्ड करेगा। उसी तरह से मुराद, जो बल्ब सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था, डिसिपेट कर रहा था, ब्राइटनेस उसी की मैक्सिमम होगी। मींस टू से 50 वॉट वाला बल्ब अगर पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, तो ब्राइटनेस जो है इस सिचुएशन में भी क्या होगी, 50 वॉट वाले बल्ब की ही सबसे ज्यादा होगी। लेकिन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस सिचुएशन, जब बल्ब जो है वो 3 थे और जब बल्ब 4 किए गए, तो 3 से 4 बल्ब्स करते हुए ओवरऑल पहले वाले 3 बल्ब्स जो होंगे उनकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो पहले से कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया एडिंग बल्ब्स इन द सीरीज। और लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल पावर डिसिपेटेड। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कंपोनेंट्स 3 या 4 कनेक्टेड हो सीरीज कॉम्बिनेशन, और हमें कहा जाए कि उनकी टोटल जो पावर डिसिपेशन है वो फाइंड करें, तो टोटल पावर डिसिपेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वही वाला जो रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। यहां पे पावर्स के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको रीड करेंगे ऐसे, 1 ओवर पावर टोटल डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर P2 प्लस अप टू सो ऑन, जितने कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये राइट हैंड साइड पे जो P1 है, P2 है, ये क्या है वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं रेटेड पावर्स की। ये पावर डिसिपेशन वाली वैल्यूज नहीं है। ये कौन सी वैल्यूज होंगी, ये रेटेड पावर्स वाली वैल्यूज होंगी। और स्टेटमेंट के अंदर अमूमन जो है वो क्या गिवन होता है, रेटेड पावर्स ही गिवन होती हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल पावर डिसिपेशन। अब इस फॉर्मूले के जैसे रेजिस्टर के केस में हमने शॉर्टकट्स बनाए थे, अगर 2 कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो तो टोटल पावर, वहां पे टोटल रेजिस्टेंस थी वो बराबर थी प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रेटेड पावर्स ओवर सम ऑफ रेटेड पावर्स। और फर्दर ऑन, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर सेम वैल्यू के कनेक्टेड थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R/n। इक्विवेलेंट टोटल पावर जो डिसिपेशन होगी उसका फॉर्मूला आएगा P/n। तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो पता होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव था इस फॉर्मूले में वो क्या था, राइट हैंड साइड पे जो पावर्स थी वो कौन सी पावर्स हैं, वो रेटेड पावर्स हैं। क्योंकि हम यहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज सर्किट के अंदर रेटेड पावर और पावर डिसिपेशन 2 डिफरेंट चीजें हैं। तो इन फॉर्मूला के अंदर जब भी यूज करेंगे याद रखिएगा कौन सी पावर्स यूज करेंगे, हम पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ द रेटेड पावर्स। नो नीड टू फाइंड द पावर डिसिपेशन, उनके लिए कोई जरूरत नहीं उनकी कैलकुलेशन की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास लेट्स से ये 3 बल्ब्स कनेक्टेड हैं, 50 वॉट, 100 वॉट और 150 वॉट। अब यहां पे हम फाइंड करना चाहते हैं कौन से वाला बल्ब जो है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, किसकी ब्राइटनेस जो है वो सबसे कम होगी। तो यहां पे सिंपली क्या करेंगे जी, हमारे पास स्टेप 1 वही वाला होगा जो प्रीवियसली सीरीज में किया था। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेस निकालेंगे तो वही रिलेशन निकलेगा, 50 वॉट की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, 100 की उससे कम और 150 की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, इट विल बी स्मॉलेस्ट अमंग द 3 बल्ब्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टेप 2 यहां पे क्या था, पावर डिसिपेशन कोई कंपोनेंट कोई बल्ब कितनी कर रहा था, उसके लिए फॉर्मूला अब यूज करेंगे V²/R। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में जब कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो तो बेस्ट रिजल्ट्स या क्विक रिजल्ट्स जो हैं वो कौन सा फॉर्मूला देता है, V²/R वाला फॉर्मूला। यहां से स्टूडेंट्स अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस तो सारे के सारे कंपोनेंट्स को सेम मिलेगा। इसका मतलब पावर डिसिपेशन का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ क्या बन गया, इनवर्स बन गया। यहां से मतलब क्या निकला, जिस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर डिसिपेशन कम होगी। तो ये वाला रिलेशन जब यहां पे रेजिस्टेंसेस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर्स के दरमियान रिलेशन आएगा, पावर डिसिपेटेड बाय 50 वॉट लेसर होगी 100 वॉट से,
और उसकी वैल्यू लेसर होगी पावर डिसिपेटेड बाय द बल्ब जिसकी रेटेड पावर 150 है। तो यहां से फिर हमारे पास फर्दर रिलेशन हमें पता है, ब्राइटनेस हमेशा पावर डिसिपेशन के साथ रिलेटेड होती है डायरेक्ट। तो चूंकि 150 वॉट वाला बल्ब जो है सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ब्राइटनेस भी इस सिचुएशन में क्या होगी, ग्रेटर होगी फॉर दैट बल्ब जिसकी रेटेड पावर क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए शॉर्टकट, अब इस सारी जो कैलकुलेशन थी इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इज P इंटू जी, या PGC के अंदर जो पहले दो लेटर्स हैं वो हम अल्फाबेट्स जो है पिक कर लेते हैं। P स्टैंड्स फॉर पैरेलल और G स्टैंड्स फॉर ग्रेटर रेटेड पावर। तो मतलब यहां पे ये होगा, पैरेलल में जब कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे तो वो वाला बल्ब ब्राइटनेस ज्यादा शो करेगा जिसकी जो रेटेड पावर है वो क्या है, इट इज ग्रेटर। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो है वो शॉर्टकट हेल्प करेगा। प्रीवियसली SS वाला शॉर्टकट था, अब यहाँ पे क्या है, इट इज PG। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल कंपोनेंट्स में जिस बल्ब की रेटेड पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस शॉर्टकट के अलावा एक और शॉर्टकट भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन को मेमोराइज करने का। वो शॉर्टकट क्या है, बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर हम होम अप्लायंसेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो होम अप्लायंसेस किस फैशन में होती हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब अगर होम अप्लायंसेस पैरेलल में हैं तो हम ये बात ऑब्जर्व बड़ी इजीली कर सकते हैं कि हमारे पास जो बल्ब लेट्स से स्मॉलर रेटेड पावर वाला है, लेट्स से एक बल्ब है 25 वॉट का, एक बल्ब है 100 वॉट का, तो हमारे पास सिचुएशन बड़ी क्लियर होती है। 25 वॉट वाला बल्ब जो है वो कम ग्लो कर रहा होता है, मींस उसकी ब्राइटनेस कम होती है, और 100 वॉट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करता है, उसकी ब्राइटनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस डिसाइड करने के लिए एक तरीका मेमोराइज करने का ये भी है कि होम अप्लायंसेस पैरेलल में होती हैं और उनमें छोटे वाला कंपोनेंट जो है स्मॉलर रेटेड पावर वाला वो कम ब्राइटनेस शो करता है और ग्रेटर रेटेड पावर वाला ज्यादा ब्राइटनेस शो करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, करंट्स की रेशियो क्या होगी। तो हमें पता है चूंकि पैरेलल में जब सोर्स से करंट जाता है तो सोर्स वाला करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू द ब्रांचेस। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल ब्रांचेस में करंट जाएगा वो करंट की रेशियो क्या होगी, I1 रेशियो I2 बराबर होगी इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस के। ये रिलेशन हमारे पास बड़ी सिंपली देखा जा सकता है, ओहम्स लॉ से बना I इज इक्वल्स टू V ओवर R, V सेम है तो करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स बन रहा है। तो वहां से हम करंट्स की रेशियो को याद रख सकते हैं। वोल्टेजेस की जहां तक बात है, सारे कंपोनेंट्स की वोल्टेजेस सेम है तो वोल्टेजेस की रेशियो 1:1 होगी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास एडिंग बल्ब्स इन द पैरेलल। जब बल्ब्स पैरेलल में ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, फोर्थ कंपोनेंट एक और इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो होगा क्या, सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास कम होगी, सर्किट का टोटल करंट पहले से बढ़ जाएगा, लेकिन पावर डिसिपेटेड बाय एनी बल्ब वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट। अब पोटेंशियल अप्लाइड जो है वो सेम है, कंपोनेंट की अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ना कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट। तो इसका मतलब है जब कंपोनेंट की पावर डिसिपेशन निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू सेम आएगी। अब उसकी वैल्यू अगर सेम आएगी तो इसका मतलब है हमारे पास बल्ब्स की ब्राइटनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज चेंज होगी वो क्या है, सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बैटरी से ड्रॉ होने वाला टोटल करंट। टोटल करंट बढ़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अब अगला पॉइंट, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो जो वैल्यू करंट की इंक्रीज की वो कहां पे जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन स्टूडेंट्स, अगर यहां पे फोर्थ कंपोनेंट हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो जो करंट यहां पे इक्विवेलेंट में इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस वैल्यू से, वो इंक्रीज होने वाला करंट क्या है, इस फोर्थ ब्रांच में से पास कर जाएगा। पहली 3 ब्रांचेस जो हैं उनका करंट वही रहेगा जो प्रीवियसली था। और इस चीज को विटनेस करने के लिए वंस अगेन हम सिचुएशन जो है वही वाली होम अप्लायंसेस वाली लेंगे। होम अप्लायंसेस के अंदर हमें पता है कि अगर इनिशियली 2 बल्ब्स कनेक्टेड हैं और हम एक और बल्ब अगर ऐड कर दें तो होता क्या है, ओरिजिनली कनेक्टेड जो 2 बल्ब से उनकी ब्राइटनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड वाला जो बल्ब कनेक्ट करते हैं वो वाला बल्ब भी ग्लो करना शुरू कर देता है। तो थर्ड वाले बल्ब को एनर्जाइज करने के लिए फिर क्या होता है, एक्चुअली सोर्स अपना करंट क्या कर देता है, पहले से बढ़ा देता है और वही जो करंट इंक्रीज होता है वो थर्ड कंपोनेंट में से पास करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात कर ली जाए टोटल पावर डिसिपेशन की, तो पैरेलल के अंदर स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आएगा P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन। और ये P1 P2 P3 इनको बेशक रेटेड पावर्स कह लें, बेशक इनको पावर डिसिपेटेड कह लें, क्योंकि पैरेलल के अंदर रेटेड पावर और पावर डिसिपेशन क्या होती हैं, सेम होती हैं।
यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, रेटेड पावर और पावर डिसिपेशन ये पैरेलल के अंदर क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमारे पास टोटल पावर डिसिपेशन अगर 3-4 कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द रेटेड पावर्स या सम ऑफ द पावर डिसिपेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो हो गए, कंप्लीट हो गए बल्ब्स के कॉम्बिनेशंस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली ये एक सर्किट है हमारे पास। दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा क्यू, और वो चार्ज क्या है, कन्वेंशनली बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सेल है या बैटरी है। अब सेल या बैटरी में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को एनोड बोला जाता है, दूसरे को कैथोड बोला जाता है। और इसके अंदर क्या है, ये दोनों एनोड और कैथोड डिप्ड हैं इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसको सिंबलाइज स्टूडेंट्स किया जा सकता है एक बैटरी के सिंबल प्लस एक स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल। ये स्मॉल आर क्या है, एक्चुअली दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा। अब यहां पे अगर हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डिफरेंस समझना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात, ईएमएफ एक्चुअली क्या है, एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। सिंपलेस्ट वे में इसको डिफाइन किया जा सकता है या इसको बोला जा सकता है इट इज एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज by the cell while it moves from low potential terminal to the high potential terminal inside the cell। ये inside the cell वाली जो वर्डिंग है ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला डेल्टा क्यू चार्ज जब सर्किट में से पास करके वापस इस वाले इलेक्ट्रोड पे रिसीव होगा, तो जब ये चार्ज इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिसीव होगा, बैटरी क्या करेगी, इस चार्ज डेल्टा क्यू को दोबारा से क्या है, यहां से पुश करेगी टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड, और दोबारा ये चार्ज यहां पे जो है वो इस सर्किट के अंदर पास करेगा। अब बैटरी जो भी इस चार्ज को एनर्जी देगी, ये अगर यूनिट कूलम चार्ज है, इस चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पुश करने में जो भी एनर्जी कंज्यूम करेगी पर यूनिट चार्ज जो होगी, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जबकि वो क्या करता है, इट मूव्स फ्रॉम द लो पोटेंशियल टर्मिनल टू द हाई पोटेंशियल टर्मिनल इनसाइड द सेल। और जहां तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एनर्जी लॉस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हाइल मूविंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। जो ये चार्ज यहां से बैटरी के अंदर से मूव करके इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, जब ये एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेगा तो जो भी एनर्जी अपनी कंज्यूम करेगा एक्सटर्नल सर्किट में, उस एनर्जी को बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एनर्जी कौन सी, एनर्जी पर यूनिट कूलम चार्ज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ी सिंपल सी बात, बैटरी लेट से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करती है, इस चार्ज को 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करती है इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक पुश करने में। अब होता क्या है, एक्चुअली में होता कुछ यूं है कि जब ये चार्ज 10 जूल एनर्जी रिसीव करता है तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से मूव करते हुए इस चार्ज की कुछ एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसिपेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो एनर्जी जो है डिसिपेट होती है 2 जूल। तो इसका मतलब होगा जब ये चार्ज जो है इस टर्मिनल से बाहर निकलेगा और एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेगा, इसके पास बाकी जो एनर्जी बचेगी वो 10 जूल के बराबर नहीं होगी। मतलब वो एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई की थी उसके बराबर नहीं होगी, उससे क्या होगी, स्लाइटली लेसर होगी। और वो एनर्जी जो कम हो रही है वो कहां पे डिसिपेट होती है, इनसाइड द सेल, जो इलेक्ट्रोलाइट में डिसिपेट होती है। तो इस एनर्जी डिसिपेशन को अकोमोडेट किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, और बाकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 8 जूल एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इसको काउंट किया जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज टर्म एसोसिएटेड है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया जाता है। और जो टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये बैटरी सप्लाई करती है, इस टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोनों के दरमियान एक स्लाइड सा डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हमारे पास रिलेशन बिटवीन दिस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस सेल की इसको ई के साथ सिंबलाइज कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल आर। तो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ होगा वो कहां डिसिपेट होगा, इसको एनर्जी के टर्म्स में अगर सोचें तो कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी, कुछ एनर्जी क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी या टोटल ईएमएफ किसके बराबर होगी। ईएमएफ को हम सिंबलाइज या समझने की हद तक एनर्जी के साथ इसको डील कर रहे हैं, एनर्जी के बराबर ले रहे हैं।
एग्जैक्टली स्पीकिंग ईएमएफ क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर है। अब स्टूडेंट्स ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होगी ये कहां ड्रॉप होगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में अगर बात की जाए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इट विल बी करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप या एनर्जी का जो ड्रॉप होना है इस वाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू आई इंटू कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इट इज कैपिटल आर। तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गई, इट इज इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। यहां से इस आई आर को बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल रिलेशन जो बुक के अंदर मौजूद है वो आप ये याद करेंगे, इट इज V प्लस आई आर। यहां से स्टूडेंट्स अगर एक और रिलेशन बनाया जाए करंट को याद रखने के लिए, करंट किसके बराबर आएगा, दोनों में से करंट कॉमन आ जाएगा तो करंट बराबर आएगा टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब चूंकि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, इट विल बी R प्लस कैपिटल R। या इसी रिलेशन से देखा जाए तो I कॉमन आ जाएगा, R स्मॉल प्लस कैपिटल R दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये रिलेशन हम याद करेंगे, ये रिलेशन याद करेंगे। फर्दर ऑन अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सेपरेट किया जाए ये बराबर आएगा ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ईएमएफ क्या है, टोटल वाली एनर्जी जो यहाँ पे बैटरी ने सप्लाई की थी पर यूनिट चार्ज, और ये आई आर क्या है, इट इज एनर्जी जो चार्ज जो है वो डिसिपेट करेगा इनसाइड द सेल, और पर यूनिट चार्ज की ही बात हो रही है अगेन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर यहां से हम सेपरेट करें स्मॉल आर को, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसका रिलेशन बनेगा ईएमएफ में से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे करंट के साथ, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर की पॉइंट्स की बात की जाए, याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान अगर रिलेशन की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है एक्सटर्नल, और करंट क्या है, जीरो होता है। तो जब करंट यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, सेम वैल्यू होगी इनकी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर क्लोज सर्किट की बात की जाए, क्लोज सर्किट के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल नॉन जीरो होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो सर्किट में से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होगा। तब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर। यहां से क्लियरली देखा जा सकता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या है, स्मॉलर होगा। और जनरली अगर पूछा जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का क्या रिलेशन है, आपने यही वाला बताना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से स्मॉलर होता है। अगर ओपन सर्किट मेंशन करे तब ये वाला रिलेशन बताएंगे, और नेक्स्ट एक दो और रिलेशंस हैं वो भी तब हम डिस्कस करेंगे जब सिचुएशन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की जाएगी। अगर सिचुएशन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की जाती तो जनरल रिलेशन यही वाला याद रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है शॉर्ट सर्किट के केस। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर देंगे। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन बनेगी, इस V की जगह पे I इंटू कैपिटल R। इस कैपिटल R की वैल्यू जब जीरो कर देंगे तो ये वाली टर्म यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो EMF किसके बराबर आ जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। मतलब बैटरी का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, और ईएमएफ वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सारे का सारा ड्रॉप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात की जाए अगर बैटरी को बीइंग चार्ज, ये वाला सेल जो है किसी और सोर्स से चार्ज किया जाए, इंस्टेड ऑफ इसको इस रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया जाए, इसको कनेक्ट कर दिया जाए किसी और सोर्स के साथ जो इसको चार्ज करे, तो उस केस में याद रखिएगा ये वाला रिलेशन जो है ये मॉडिफाई हो जाता है, इसमें माइनस की जगह प्लस आ जाता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ईएमएफ से फिर रिलेशन क्या बनता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर आता है एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिचुएशन है, इट इज ईएमएफ की अगर बात की जाए, ईएमएफ कॉज होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है। ये बड़े सिंपल एमसीक्यूज हैं। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट्स की बात की जाए, दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए मैक्सिमम पावर आउटपुट की, तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। यहां से अगर हम आई की वैल्यू रिप्लेस करें, ये जो यहां पे लिखी थी वैल्यू, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन जो है वो बनता है ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर।
तो ये रिलेशन यहां से यहां कन्वर्जन सिंपली बुक के अंदर मौजूद है, इसको देखा जा सकता है। लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमने याद करनी है वो क्या है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया जाए तो होगा क्या उस सिचुएशन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जब बराबर होंगी तो ये वाली टर्म का आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मींस इस डिनोमिनेटर का आंसर ओवरऑल क्या आएगा, इट विल बी मिनिमम। जब डिनोमिनेटर का आंसर मिनिमम आएगा तो पावर की वैल्यू जो आउटपुट में आएगी वो क्या बन जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस रिलेशन में स्टूडेंट्स जब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की जगह जब स्मॉल आर पुट करेंगे तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और वो क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू बनेगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा मैक्सिमम पावर आउटपुट का। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है या तो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू आएगा, दूसरा एमसीक्यू जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है वो क्या है, इट इज के हमारे पास ये जो मैक्सिमम पावर आई है जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो डिसिपेट होगी, ये रेजिस्टर मैक्सिमम पावर कितनी कंज्यूम कर सकता है, ये याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 50% ऑफ द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। अब ये 50% क्यों है, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन, चूंकि हमने कहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर है, इसका मतलब होगा जितनी जो है वो एनर्जी यहां पे कंज्यूम होगी इंटरनल रेजिस्टेंस में उतनी ही एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी कंज्यूम होगी। तो एफिशिएंसी क्या बनेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में टोटल पावर का क्या आया, 50% जो है वो कंज्यूम हुआ, तो हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी वो क्या है, इट इज 50% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सारे की सारी डिटेल्स होगी रिलेटेड टू द ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब इसमें बड़ी सिंपल सी सिचुएशन, अगर दो बैटरीज या सेल्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि दोनों के अपोजिट टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो इस केस में टोटल ईएमएफ बराबर होती है सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ्स और टोटल रेजिस्टेंस बराबर होगी सम ऑफ द रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल्स, जितने भी सेल्स वो कनेक्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला पॉइंट है, अगर दो सेल्स इस तरह से कनेक्टेड हों कि दोनों के सेम पोटेंशियल वाले टर्मिनल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हों, ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे बेशक ड्रॉ कर लें, बेशक इसको बाहर वाली साइड पे ड्रॉ कर लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कहां पे ड्रॉन है, या इवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दरमियान में आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये देखना है कि नेगेटिव टर्मिनल अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है दूसरी बैटरी के दरमियान में रेजिस्टेंस है या नहीं, इससे कतई नजर। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर भी यही वाली सिचुएशन, यही वाले रिलेशंस वैलिड होंगे। इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इस केस में हमारे पास टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट जो होगी वो बराबर होगी डिफरेंस ऑफ 2 ईएमएफ। अब डिफरेंस कैसे लेंगे, बड़ी ईएमएफ में से छोटी ईएमएफ को माइनस करेंगे, और अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाए इस बॉक्स के अंदर जो आ रही है, तो याद रखिएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के यहाँ पे बैटरीज के कनेक्शंस क्या हैं, याद रखिएगा टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कैसे आएगी, चूंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो हमेशा क्या आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द 2 रेजिस्टेंसेस। तो ये सेल्स के बारे में ब्रीफ से कॉम्बिनेशंस हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज किरचॉफ्स रूल्स। अब किरचॉफ्स रूल से रिलेटेड पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिंपल सर्किट्स में, तो सिंपल सर्किट्स में हम यूज करते हैं ओहम्स लॉ और रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले फॉर्मूला। लेकिन अगर बात की जाए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के अंदर, तो वहां पे फिर हमें ओहम्स लॉ और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला हेल्प नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे किरचॉफ्स रूल्स। अब किरचॉफ्स रूल्स के अंदर 2 रूल हैं हमारे पास, पहला किरचॉफ करंट रूल है, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज रूल है। करंट रूल का दूसरा नाम पॉइंट रूल भी है, इसको केसीएल भी कहा जाता है। वोल्टेज रूल का दूसरा नाम मैश रूल या लूप रूल भी इसको बोला जाता है, और इसको केवीएल के साथ भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ की या किरचॉफ करंट रूल की, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ वोल्टेज रूल किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट अगर किरचॉफ करंट लॉ की स्टेटमेंट की बात की जाए, तो स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, या दूसरी तरह से इसको स्टेट किया जाता है, टोटल सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं,
इनमें दो रजिस्टर में करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, और दो रजिस्टर में करंट क्या है, इससे दूर जा रहा है। हमने फाइंड करना है ये वाला करंट जो है इस ब्रांच में कितना करंट पास किया। अगर हम ये वाला रिलेशन यूज करें, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, तो टुवर्ड्स द पॉइंट क्या है, 3 और 2 पास कर रहे हैं, इनको ऐड करेंगे, इज इक्वल्स टू इक्वालिटी का साइन, टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे में क्या है, एक आई करंट है जो फाइंड करना है, दूसरा क्या है 2.5, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से आई को सेपरेट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। ये स्टूडेंट्स हम सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली, जबकि हमें ये बात पता थी, यहां पे लेबल किया गया था कि ये आई करंट क्या है, इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब अगर हमें ये सिचुएशन ना गिवन हो कि ये वाला करंट अवे जा रहा है या टुवर्ड्स आ रहा है, तो हम सिंपली फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला रिलेशन यूज करने की बजाय क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन को जब यूज करेंगे तो हमें कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कन्वेंशंस क्या है कि अगर हमारे पास करंट किसी पॉइंट की तरफ जा रहा है उसको बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट उससे दूर जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब उस इन कन्वेंशंस के हवाले से जब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को लिखना चाहेंगे, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारे पास पहला करंट है 3 एम्पियर चूंकि इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसके साथ प्लस साइन, सिग्मा की वजह से प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर आ गया दूसरे वाला करंट 2 एम्पियर, इसके साथ भी पॉजिटिव साइन क्योंकि ये करंट भी ए की तरफ से आ रहा था, प्लस हमारे पास सिग्मा की वजह से, और नेक्स्ट हमारे पास करंट 2.5 एम्पियर है। ये करंट स्टूडेंट्स क्या है, इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इसके साथ क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, प्लस आ जाएगा सिग्मा की वजह से, और ये आई करंट जो है इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये करंट हमने फाइंड करना है। तो यहां से स्टूडेंट्स जब हम सॉल्व करेंगे ये 5 बन जाएगा, इसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो आएगा 2.5 प्लस आई इज इक्वल टू 0, और आई की वैल्यू जब निकालेंगे वो आएगी -2.5 एम्पियर। अब माइनस के साइन का यहां पे मतलब होगा, बाय कन्वेंशन वाली बात की जाए तो माइनस के साइन का मतलब होगा कि ये वाला करंट क्या है, डेफिनेटली क्या है, इट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये भी आपको यहां पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल के अंदर, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब ये रूल अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल चेंजेस। अब ये दो रूल्स बुक के अंदर स्टेटमेंट्स एज इट इज मौजूद हैं। इन स्टेटमेंट्स के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि शायद ये किरचॉफ वोल्टेज रूल की ही स्टेटमेंट्स हैं, तो याद रखिएगा ये किरचॉफ वोल्टेज रूल की स्टेटमेंट्स नहीं है, ये क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल चेंजेस। अब इन स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या है, इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रैवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ रेजिस्टर इज ट्रैवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल चेंज पीसी से मुराद पोटेंशियल चेंज इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ये दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू वाइज ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, ये एक सर्किट है जिसके लिए हम केवीएल इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अब जब भी किसी सर्किट में केवीएल इक्वेशन लिखना हो, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आपने देखना है अगर सर्किट के अंदर एक से ज्यादा बैटरीज हैं तो क्या करना है, जो बैटरी बड़ी है उसकी वजह से क्या है सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट लेबल कर लेनी है। अब यहां पे गिवन है हमें E1 ग्रेटर है E2 से, तो सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने डायरेक्शन लेबल कर ली। अब इसके बाद हमने अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज रूल, और किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करने के लिए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से इस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते जाते हैं। सारे कंपोनेंट्स का पोटेंशियल चेंज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस, उनको ऐड करेंगे, उनका सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो स्टूडेंट सबसे पहला कंपोनेंट ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जो आएगा दैट इज बैटरी E1। अब E1 में चार्ज या करंट कहां से कहां ट्रेवर्स कर रहा है, इट इज ट्रेवर्सिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। तो जब चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाए, बाय कन्वेंशन क्या आता है, उस बैटरी का पोटेंशियल क्या आना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। ये हमने पढ़ा था रूल्स फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल चेंज के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, इसके बाद आया कंपोनेंट रेजिस्टिव कंपोनेंट। रेजिस्टिव कंपोनेंट के लिए सिग्मा की वजह से, ये चूंकि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस है, यहां पे लगाएंगे प्लस, और इस कंपोनेंट का पोटेंशियल क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R1। I क्या है, सर्किट का करंट, R1 इसकी रेजिस्टेंस, तो ओहम्स लॉ से इसका पोटेंशियल आ गया। अब रेजिस्टिव कंपोनेंट्स के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है आमतौर पे उनका पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि रेजिस्टिव कंपोनेंट्स एक्चुअली क्या है, हमारे पास एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं।
तो आपने जो है इसको इस तरह याद कर लेना है कि जो कंपोनेंट एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा या जिस कंपोनेंट में एनर्जी डिसिपेट होगी, चार्ज एनर्जी डिसिपेट करेगा जिस कंपोनेंट में, उसका पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। तो बाय कन्वेंशन ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, प्लस लगाएंगे सिग्मा के साइन की वजह से। अगला कंपोनेंट आएगा E2। अब E2 में चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। अगर बैटरी में चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाए तो उस बैटरी का पोटेंशियल बाय कन्वेंशन नेगेटिव लिया जाता है। तो ये प्लस का साइन सिग्मा की वजह से ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस लिख लेते हैं E2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिग्मा की वजह से प्लस का साइन आ गया और अगले टर्मिनल का अगले वाले कंपोनेंट का पोटेंशियल लिखते हैं। वो क्या है, कंपोनेंट R2 है। R2 का पोटेंशियल क्या आएगा, I मल्टीप्लाइड बाय R2 ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, नेगेटिव साइन क्योंकि ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है। जब R2 को क्रॉस कर लेंगे वापिस A पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख ली किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन फॉर दिस सर्किट। तो ये आप जो है वो सर्किट्स के लिए, डिफरेंट सर्किट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो है वो सबसे पहला पॉइंट, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज अ सर्किट जो क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंसेस जो है इस तरह से कनेक्टेड है, ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड है और दो डायगोनल टर्मिनल्स के दरमियान बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे दो डायगोनल टर्मिनल्स के दरमियान गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। अब ये वाला रिलेशन हम यूज करके अननोन रेजिस्टेंस, ये चार जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इनमें से कोई एक अननोन होगी, बाकी तीन नाउन होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास ब्रिज जो है वो किस स्टेट में होगा, बैलेंस्ड स्टेट में। बैलेंस स्टेट से मुराद है जब गैल्वानोमीटर का जो करंट होगा वो 0 होगा, तो उस केस में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है इन ऑर्डर टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखिएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किरचॉफ वोल्टेज रूल की, और इसका रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब हम क्या कर रहे होंगे, बैलेंस ब्रिज की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है इट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स एनालॉग वोल्टमीटर की, तो ये वोल्टेज तो मेजर कर सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी जो वोल्टेज की रीडिंग होती है वो इनएक्यूरेट होती है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिजिटल वोल्टमीटर। इसकी रीडिंग एक्यूरेट तो होती है, लेकिन ये कंपोनेंट, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, इट इज लिटिल एक्सपेंसिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CRO। इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी क्या है, एक्यूरेटली मेजर होता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। लास्ट में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है जिससे एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर किया जा सकता है, EMF मेजर की जा सकती है, और ये है भी क्या, इट इज इनएक्सपेंसिव। तो पोटेंशियोमीटर फिर बेस्ट हमारे पास कंपोनेंट बनता है इन सारे कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में, जो EMF की वैल्यू जो है एग्जैक्ट बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, और क्या है, इट इज ऑल्सो इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात करें हम जब पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे तो इसके मल्टी यूजेस हो सकते हैं। पहला यूज है एज पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या पोटेंशियल डिवाइडर। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Vx अननोन पोटेंशियल बराबर होगा स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू V। V स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, जो नोन बैटरी, जो बड़े वाली बैटरी होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और हमारे पास कैपिटल R क्या है, पोटेंशियोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस है। स्मॉल r यहाँ पे क्या होता है, इट इज रेजिस्टेंस बिटवीन द जोकी और जो हमारे पास स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर होगा, या इसको यूं कह लें कि हमारे पास चूंकि पोटेंशियोमीटर जो है ये बेस हो रहा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग पे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को डिस्कस किया था, जस्ट लाइक पोटेंशियोमीटर में भी ब्रिज को हम सर्किट को बैलेंस करते हैं, और बैलेंस सर्किट के केस में जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मौजूद होती है, उस पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है उसको बैलेंसिंग लेंथ बोला जाता है, और जो भी उनके दरमियान रेजिस्टेंस होगी उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहरहाल ये फॉर्मूला याद रखिएगा अननोन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिवाइडर के लिए जब इसको यूज करेंगे। दूसरा यूज हमारे पास है, इसको हम EMF मेजरिंग डिवाइस के तौर पे करते हैं। अननोन EMF बराबर होती है स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E क्या होगी, नाउन EMF होगी, कैपिटल R पोटेंशियोमीटर की नाउन रेजिस्टेंस होगी, और स्मॉल r क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही होगी। अब रेजिस्टेंसेस की बजाय यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स को पुट कर सकते हैं।
इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे रो लेंथ ओवर एरिया, और कैपिटल आर की जगह भी रो लेंथ ओवर एरिया। रो रेजिस्टिविटी और एरिया ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास सिंपली बच जाएगा स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू ई। ये बैलेंसिंग लेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईएमएफ, जो सेल जिसकी ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं EX, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, और ये क्या है, नाउन ईएमएफ है जो सर्किट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसको एज अ कंपैरेटर यूज कर सकते हैं। दो ईएमएफ्स का कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए ये रिलेशन हम यूज करेंगे, ईएमएफ की रेशो बराबर होगी बैलेंसिंग लेंथ की रेशो के, जिन दो सेल्स की ईएमएफ का कंपैरिजन करना चाहते हैं। यहां पे बड़ी सिंपल सी सिचुएशन, अगर L1 रेशो L2 ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब है ईएमएफ E1 ग्रेटर होगी E2 से, और अगर L1 रेशो L2 स्मॉलर होगी 1 से तो इसका मतलब होगा ईएमएफ E1 E2 से क्या है, स्मॉलर है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर फाइंड करनी हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाय R। अब यहाँ पे L1 स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज द लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओपन सर्किट सिचुएशन। L2 क्या होती है, इट इज द बैलेंसिंग लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लोज सर्किट सिचुएशन, और R क्या है, इट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई पोटेंशियोमीटर की डिटेल्स। अब कुछ चंद एक हम पास पेपर एमसीक्यूज और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हैं उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कॉरेस्पॉन्ड टू, किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, इट कॉरेस्पॉन्ड टू कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये पास पेपर के अंदर एमसीक्यू आ चुका है। तो अगर पूछा जाए किरचॉफ वोल्टेज रूल किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, दैट कॉरेस्पॉन्ड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब 60 वॉट जिसकी पावर है इन 2 मिनट्स इज। अब एनर्जी हमने अगर फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, हमें पता है पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी ओवर टाइम के। तो यहां से एनर्जी किसके बराबर आएगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर की वैल्यू 60 है, टाइम स्टूडेंट्स यहां पे गिवन है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर अगर सेकंड्स देखेंगे तो 120 सेकंड्स होंगे, तो यहां पे आ जाएगा 120। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 72। ये वाला 0 और ये वाला 0 मिलके यहां पे एज इट इज आ जाएंगे। अब यहां पे इसको फर्दर लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है, इट इज इक्वल्स टू 7.2, और साथ में इसको लिखा जा सकता है किलो जॉउल, क्योंकि ये बनेगा 1, 2 और 3, 10 टू रेज पावर 3 बनेगा, और 10 टू रेज पावर 3 को लिखा जा सकता है किलो के बराबर। सो हमारे पास फिर आंसर क्या बना, इट इज 7.2, और साथ में यूनिट्स आ जाएंगे किलो जॉउल। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास पास पेपर का एमसीक्यूज है। जी स्टूडेंट्स, एक और पास पेपर के एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। इट इज कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 220 वोल्ट सप्लाई विच प्रोवाइड्स अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर टू एन एलईडी। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड द पावर। तो इसका मतलब है हमने पावर सप्लाइड जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब पावर सप्लाइड में हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है और करंट की वैल्यू I की वैल्यू गिवन है। तो सिंपली यूज करेंगे फॉर्मूला जो लेक्चर में डिस्कस किया हमने, V इंटू I। यहां से जब पावर की कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, V की जगह पे आ जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय करंट की जगह पुट करेंगे 0.1। 0.1 को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 10 टू रेज पर -1, और साथ में पावर के यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास वॉट। अब 10 टू रेज पर -1 जो है इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी 22 वॉट। या स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको 0.1 को लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 10। कैसे लिखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे। तो ये वाला 10 जब 220 के साथ करेंगे सॉल्व, 0 कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ, तो अगेन हमारे पास पावर का आंसर क्या आएगा, इट विल बी 22 वॉट। और 22 वॉट हमारी किस ऑप्शन में है, इट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन चार्ली। ये भी स्टूडेंट्स पास पेपर का एमसीक्यू था। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। इट इज 3 बल्ब्स ऑफ रेटेड पावर्स 25 वॉट, 50 वॉट एंड 100 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स, विच बल्ब विल शो मिनिमम ब्राइटनेस। अब हमसे पूछा गया है मिनिमम ब्राइटनेस, तो सीरीज के अंदर हमने शॉर्टकट बनाया था SS वाला। SS स्टैंड्स फॉर S फॉर सीरीज, S फॉर स्मॉलर रेटेड पावर।
हमने ये डिस्कस किया था कि सीरीज सर्किट में स्मॉलर रेटेड पावर वाला जो बल्ब होगा वो मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। अब यहां पे पूछा गया है मिनिमम ब्राइटनेस कौन सा बल्ब शो करेगा। तो चूंकि सीरीज में स्मॉलर रेटेड पावर वाला बल्ब जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करेगा, तो इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट रेटिंग पावर वाला बल्ब है वो क्या है, मिनिमम ब्राइटनेस शो करेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट बना, इट इज जो बल्ब हमारे पास 100 वॉट का होगा वो क्या है, मिनिमम ब्राइटनेस शो करेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए चंद एक एमसीक्यूज। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन टॉपिक से रिलेटेड जो है फर्दर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए स्टेप की वर्कशीट्स को लाजमी तौर पे जो है वो कंसल्ट करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन स्टूडेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।